देवियों और सज्जनों, प्राचीन भारतीय वैदिक ज्योतिष विज्ञान की इस ऑनलाइन निःशुल्क कक्षा में मैं डॉक्टर रविशंकर रवि आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल कल, आज और कल पर। दोस्तों, भावेशों को समझने की जो श्रृंखला हम चला रहे हैं, इसमें आज बारी आई है द्वादशेश की, अर्थात अंतिम भावेश की, लॉर्ड ऑफ द 12th हाउस। आज ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद ये श्रृंखला समाप्त हो जाएगी। कल के वीडियो में मैं आपको कुछ छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारियाँ दूंगा। इसके बाद अगले वीडियो में मैं आपको उपाय बताऊंगा। उसके बाद फिर हम एक नई श्रृंखला प्रारंभ करेंगे जन्म कुंडली में बनने वाले राजयोगों और दुर्योगों के बारे में। आप अपनी अपनी जन्म पत्रिका को पलट के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी कुंडली में कौन कौन से राजयोग बन रहे हैं अथवा कौन कौन से खराब योग बन रहे हैं। जो राजयोग बन रहे हैं वो अपने समय में कैसा रिजल्ट देंगे, मतलब 100% ताकत के साथ, पूर्ण शक्ति के साथ आपको परिणाम देंगे या फिर परिणामों में कुछ कमी रह जाएगी। जो बुरे योग बन रहे हैं वो आपको कितनी शक्ति के साथ प्रभावित करेंगे। राजयोगों या बुरे योगों का प्रभाव कब मिलेगा आपको, ये सारी बातें हम अगले कुछ वीडियोस में समझेंगे। इसके बाद मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर मैं एक नई सीरीज़ प्रारंभ करूंगा जिसमें मैं आपको उदाहरण कुंडलियों के साथ बताऊंगा कि आपकी जन्म कुंडली से आपको कौन सा रोग होने की संभावना है एवं उस रोग का क्या निदान है। तो मेरे पास प्लान बहुत सारे हैं, एक एक करके धीरे धीरे मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताता जाऊंगा। फिलहाल आज के वीडियो में अंतिम भावेश द्वादशेश की चर्चा करेंगे और इस सीरीज को यहीं समाप्त करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, यदि आपने हमारी भावों वाली सीरीज़ नहीं देखी है तो कृपया उस सीरीज को देख लें। उसमें मैंने 12th हाउस के बारे में विस्तार से बताया है। यदि आप उस पुराने वीडियो को देख लेंगे तो आपको ये वीडियो समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर लीजिए। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम इत्यादि पे शेयर नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए। यदि आपने बेल आइकॉन का बटन टच नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए। यदि आपने ऑल का ऑप्शन टच नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए। और गौर से इस वीडियो को देखिए। द्वादशेश सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है, भावेश होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, द्वादश भाव त्रिक स्थान में आता है। षष्ठम, अष्टम और द्वादश, छठा, आठवां और 12वां भाव जो है वो त्रिक भाव है। निगेटिव एनर्जी है इस भाव की, बुरा स्थान है। द्वादश स्थान खर्चे का स्थान है, व्यय का स्थान है, हॉस्पिटल के खर्चों का स्थान है, जेल यात्रा का स्थान है, घर के बाहर आपका कितना व्यय होगा, मोक्ष का स्थान है। आप धार्मिक कार्यों में या मोक्ष प्राप्ति की ओर, मुक्ति प्राप्ति की ओर कितना आगे बढ़ेंगे, ये द्वादश भाव बताएगा। भोग का स्थान है, शैया सुख का स्थान है। घर के बाहर आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कितने रहेंगे, शैया सुख आपको अलग अलग स्त्रियों से कितना मिलेगा, ये द्वादश स्थान बताएगा। तो मोटे तौर पे कहा जाए तो इसकी एनर्जी नेगेटिव है, ये त्रिक भाव है, बुरा स्थान है। अब इस बुरे स्थान का स्वामी द्वादशेश अगर लग्न में बैठ जाए तो क्या परिणाम देगा। दोस्तों, द्वादशेश कोई शुभ ग्रह हो तो बुरे परिणामों में थोड़ी कमी आती है। यदि द्वादशेश कोई पाप ग्रह हो, कोई गर्म ग्रह हो, उष्ण ग्रह हो, जैसे मंगल, शनि, सूर्य इत्यादि, तो दुष्परिणामों में बढ़ोतरी हो जाती है। ये एक ज्योतिष का पुराना नियम है, सरल नियम है। यदि गर्म ग्रह, पाप ग्रह द्वादशेश बुरे स्थानों पे अर्थात त्रिक भाव पे दृष्टि डाले या त्रिक भाव में बैठ जाए तो फिर ये अच्छा हो जाता है। एक बुरे स्थान की एनर्जी को बुरा ग्रह सोख लेता है या दो निगेटिव मिल करके पॉजिटिव हो जाते हैं, माइनस माइनस प्लस बन जाता है। अभी जब मैं 12 भावों में विश्लेषण करूंगा तो इस बात को भी हम अच्छी तरह समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। द्वादशेश यदि लग्न में बैठ जाए, देखिए द्वादशेश चूँकि निगेटिव एनर्जी को साथ लेके चलता है तो ये लग्न में बैठेगा या जिस भाव में भी बैठेगा उस भाव को खराब करेगा।
तो लग्न में जब द्वादशेश बैठ जाए किसी व्यक्ति के, ये जातक और जातिका मेल और फीमेल दोनों के लिए एक ही समझेंगे। कंडीशन अप्लाइड होंगी, जहाँ जहाँ कंडीशन अप्लाई होगी मैं बताता जाऊँगा। जिस किसी भी व्यक्ति पुरुष या महिला के लग्न स्थान में उसके द्वादश भाव का स्वामी आकर विराजमान हो जाए, सबसे पहले तो उसका शरीर खराब होगा, उसकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, वो जन्म से ही रोगी होगा, शरीर में ताकत नहीं होगी, बिना विचारे व्यय करने वाला होगा, फिजूल खर्च होगा, जहाँ ज़रूरत नहीं वहाँ भी पैसा खर्च कर दिया, उसको सेंस नहीं होगा कि कहाँ पैसा खर्च करना और कहाँ नहीं करना है। इस कारण आर्थिक तंगी हमेशा रहेगी। वैसे तो वाणी मीठी होगी, लेकिन झगड़ा झंझट करने से परहेज नहीं करेगा, तुरंत झगड़ा करने पर उतारू हो जाएगा। अधिकतर नीच प्रवृत्ति का होगा या होगी। संगति गलत लोगों की होगी, उसके मित्र मंडली में, उसके संगत में जो लोग जिनके साथ वो उठेगा बैठेगा वो बुरे, पापी, लंपट, दुष्ट, धूर्त लोग होंगे, और उनकी संगति में आकर ऐसा व्यक्ति रात दिन एंटी सोशल, एंटी फैमिली, एंटी नेशनल काम करेगा। अगर दुष्ट ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा हो तो राष्ट्र के विरुद्ध भी कार्य कर सकता है, वरना समाज के विरुद्ध तो करता ही है, अपने परिवार की नाक में तो दम करके रखता ही है, रात दिन उधम मचाएगा, कुछ ना कुछ वो पंगा करेगा ही। उसकी प्रवृत्ति होती है दुष्ट प्रवृत्ति, क्योंकि द्वादशेश बुरा ग्रह है। अगर ये ग्रह गर्म ग्रह हुआ, सूर्य मंगल शनि जैसा ग्रह, तो ये चीज़ें और बढ़ जाएंगी। अगर चंद्रमा, शुक्र, बृहस्पति जैसा कोई, बुध जैसा कोई सौम्य ग्रह हुआ तो इन चीज़ों में थोड़ी कमी आएगी। पर मोटे तौर पे कहा जाए तो लग्न में द्वादशेश का बैठना कोई अच्छी स्थिति नहीं है। ऐसे व्यक्ति में पुरुषत्व शक्ति का अभाव होता है, कमी होती है। आप ये कह सकते हैं कि मोटे तौर पे वो नपुंसक होता है या नामर्द होता है। स्त्री होगी तो ठंडी स्त्री होगी, और तरह तरह के सेक्सुअल परवर्शन होंगे, उसको इच्छा नहीं होगी, फिर भी देखा देखी या दूसरों के प्रभाव में आके या जो कुसंगति में है, बुरे लोगों की संगति में आकर के काम इच्छा को, सेक्स की डिज़ायर को पूरा करने की कोशिश करेगा, पर शरीर उसका साथ नहीं देगा, वो कर नहीं पाएगा। इस कारण वो और ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाएगा, क्योंकि शरीर में इम्यूनिटी नहीं है, शरीर रोगी है। द्वादशेश लग्न में बैठ के लग्न को खराब कर रहा है। द्वादश स्थान मोक्ष का स्थान है, लग्न स्थान धर्म का स्थान है। अगर बहुत शुभ प्रभाव हो, कंडीशन अप्लाइड है यहाँ पे, बहुत शुभ प्रभाव हो तो थोड़ा बहुत वो आदमी आध्यात्मिक भी हो सकता है, पर चांसेस इसके कम है। आमतौर पे खराब ही रिजल्ट है। द्वादशेश यदि द्वितीय स्थान में बैठ जाए तो क्या परिणाम देगा? द्वितीय स्थान वाणी का स्थान है, धन का स्थान है। यदि बुरे भाव का स्वामी उसमें आके बैठ जाए तो क्या करेगा? धन को जमा नहीं होने देगा। ऐसा व्यक्ति कंजूस होगा, बहुत बड़ा कृपण होगा, कंजूस होगा। रात दिन पैसा कैसे जमा हो, कैसे जमा हो, पैसे की हाय हाय लगी ही रहेगी, केवल पैसे के बारे में सोचेगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति जातक या जातिका चाहे जितना भी धन जमा करने का प्रयास कर ले, किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी रूप में उसका धन खर्च हो ही जाता है, पैसा उसके पास बचता नहीं। आर्थिक अभाव सदा ही बना रहता है। उसको दांतों से, आंखों से संबंधित कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी ही रहती है। कड़वी वाणी बोलेगा, बहुत कटु वचन बोलेगा। इस कारण अपने कुटुंब परिवार में लोग उससे घृणा करते हैं, नफरत करते हैं। कोई उसका सहयोग नहीं करता, साथ नहीं देता। ऐसा व्यक्ति रोगी भी होता है, हमेशा दुखी रहेगा, परेशान रहेगा, पैसे को लेकर के सबसे ज़्यादा परेशान रहेगा, पैसे को लेकर ऑब्सेशन रहेगा दिमाग में, और पैसा आएगा नहीं, जीवन भर कष्ट पाता है ऐसा व्यक्ति, जातक या जातिका। प्रयास करता है पैसा कमाने का, लेकिन वो प्रयास निष्फल हो जाते हैं, सहयोग नहीं मिलता। ये भी एक बुरी स्थिति है। द्वादश भाव का स्वामी जब धन भाव के स्थान में बैठ जाए तो धन जमा करने की जो एनर्जी है उसका विनाश कर देता है। आते हैं तीसरे घर पे। द्वादश का स्वामी यदि तृतीय भाव में बैठ जाए तो क्या परिणाम देगा? द्वादश का स्वामी थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में जैसा कि आप सभी जानते हैं, पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस का स्थान है, छोटे भाई बहनों का स्थान है।
यहाँ यदि द्वादशेष चला है तो ऐसा आदमी सुख प्राप्ति के लिए एफर्ट करेगा, पर उसके एफर्ट का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा उसको। परिश्रम करेगा पर परिश्रम बेकार हो जाएगा। इसके छोटे भाई बहन या तो होंगे नहीं, अकेला ही होगा। अगर हुए छोटे भाई बहन तो वो बचपन में मर जाएंगे। अगर बच गए और सब बड़े हुए तो छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छा नहीं रहेगा। ऐसा व्यक्ति लोभी होता है। अगर द्वादशेष कोई शुभ ग्रह हो, कोई सौम्य ग्रह हो और तृतीय में बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति को थोड़े अच्छे परिणाम मिलते हैं। तब काम धंधा थोड़ा चलेगा, थोड़ा धन आएगा, पर यह लालची वृत्ति को बढ़ा देता है। बहुत लालची होता है। कुटुंब परिवार इस कारण उसको पसंद नहीं करता। यदि द्वादशेष कोई दुष्ट ग्रह है, कोई गर्म ग्रह है, पाप ग्रह है, तो फिर ऐसे व्यक्ति को अपने परिश्रम का लाभ नहीं मिलेगा। छोटी यात्राओं में नुकसान हो जाएगा, छोटी यात्राओं से कोई लाभ नहीं मिलेगा। छोटे भाई बहन सहयोग नहीं देंगे, साथ नहीं देंगे, बीमारियां लगी रहेंगी, पौरुष शक्ति का अभाव होगा, पुरुषार्थ का अभाव होगा। ऐसा व्यक्ति अपने आप को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। द्वादशेष अगर चौथे स्थान में बैठ जाए, सुख के स्थान में, तो क्या होगा? देखिए, द्वादश भाव भी मोक्ष का स्थान है और चौथा भाव भी मोक्ष का स्थान है, मोक्ष त्रिकोण है। इसको ऐसे समझेंगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अब जब दो मोक्ष स्थानों की एनर्जी आपस में मिलेगी तो क्या होगा? एक तरफ तो ये अच्छा परिणाम भी देगा, दूसरी तरफ ये बुरा परिणाम भी देगा, मिक्स रिजल्ट देगा। कैसे? धर्म के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि द्वादश भाव मोक्ष मुक्ति का मार्ग भी दिखाता है, मोक्ष का स्थान है। और मोक्ष के स्थान का स्वामी अगर चतुर्थ में मोक्ष के स्थान में बैठ जाए तो ये व्यक्ति को धार्मिक और साधु प्रवृत्ति का बना देता है। दानी, परोपकारी, सज्जन, पुण्यात्मा। ऐसा व्यक्ति एक सज्जन व्यक्ति होता है, ऐसे जातक या जातिका जिसके चतुर्थ में द्वादश का स्वामी बैठ जाए, वो अंदर से काइंड हार्टेड, सॉफ्ट हार्टेड पुण्यात्मा होता है। धर्म कर्म में, परोपकार में आगे रहता है। धन का अभाव उसको हमेशा बना रहेगा, क्योंकि जो भी धन उसके पास होगा उसको वो धार्मिक कार्यों में व्यय कर देगा। द्वादश भाव व्यय का स्थान है, खर्च का स्थान है। दो मोक्ष त्रिकोण मिल रहे हैं, तो अपने सदकर्मों को बढ़ाने के लिए, पुण्य प्राप्त करने के लिए, पुण्य के काम में ऐसा व्यक्ति अपने धन का व्यय करेगा, खर्च करेगा। तो एक तरफ तो बड़ी अच्छी स्थिति है कि बड़े ध्यानी, ज्ञानी, पुण्य आत्मा, परोपकारी, दानी, ऐसे व्यक्ति हैं ये, तो पुण्य तो इसको बहुत अर्जित हो रहा है। पर दूसरी तरफ ये खराब भी है। खराब कैसे है? द्वादश भाव है तो बुरा स्थान, भोग का भी स्थान है, बुरा स्थान है, त्रिक भाव में आता है। तो द्वादशेष यदि चतुर्थ में बैठे तो अपने स्थान से 1 2 3 4 5 अपने भाव से पंचम में बैठ रहा है। पंचम में बैठने के कारण क्या होगा कि ऐसे व्यक्ति के जो पुत्र होंगे वो कुपुत्र होंगे, नालायक होंगे। या तो ऐसे व्यक्ति को संतान होगी नहीं, संतान होके मर जाए, या फिर ऐसे व्यक्ति के जो बच्चे होंगे वो नालायक और निकम्मे निकलेंगे, दुष्ट प्रवृत्ति के निकलेंगे। पुत्र कुपुत्र होंगे, हमेशा उसके धार्मिक कार्यों को, उसके सज्जनता और परोपकार के कार्यों का मजाक उड़ाएंगे, उसको हर प्रकार से कष्ट देंगे। ऐसा व्यक्ति सुख के साधन जुटाने का प्रयास करेगा पर कामयाब नहीं होगा। सुख के साधनों का व्यय हो रहा है। तो इसलिए चतुर्थ भाव में बैठा हुआ द्वादशेष अच्छे परिणाम देता है धर्म के लिहाज से, सांसारिक सुखों के लिहाज से बुरे परिणाम देता है। ऐसे व्यक्ति की औलाद पूर्व जन्म का कोई शत्रु, कोई दुष्ट आत्मा ऐसे व्यक्ति के यहाँ औलाद के रूप में पैदा होती है, जिसके साथ इसका जीवन भर का तनाव लगा रहता है। औलाद से ऐसा व्यक्ति अपमानित होता है। तो ये अच्छी भी प्लेसमेंट कह सकते हैं, बुरी भी प्लेसमेंट कह सकते हैं। अगर आध्यात्मिक उन्नति चाहिए, मोक्ष चाहिए तो अच्छी स्थिति है, सांसारिक सुखों के लिए ये स्थिति अच्छी नहीं है। यदि द्वादश भाव का स्वामी पंचम में बैठा हो, पंचम धर्म त्रिकोण है, द्वादश भाव मोक्ष त्रिकोण है, तो पंचम में बैठना वैसे तो धर्म और मोक्ष की दृष्टि से अच्छा है,
अगर शुभ ग्रह होगा कोई द्वादशेश, मतलब बृहस्पति, शुक्र, बुध जैसा, चंद्रमा जैसा कोई सौम्य ग्रह, और वो पंचम में विराजमान होगा, तब तो स्थिति थोड़ी ठीक होगी। पर यदि कोई कठोर ग्रह हुआ, कोई उष्ण ग्रह, गर्म ग्रह, मंगल, शनि, सूर्य जैसा, और वो पंचम में बैठ जाए संतान के भाव में, परिणाम फिर वही मिलेंगे, अपने से छठे और लग्न से पांचवें, संतान से शत्रुता। संतान या तो होगी नहीं, होके मर जाए, या फिर होगी तो वो किसी काम की नहीं होगी, औलाद किसी काम की नहीं होगी, उससे शत्रुता लिखी है। ऐसा व्यक्ति जातक या जातिका लॉटरी, सट्टा, जुआ इत्यादि में पैसा डुबाता है। अगर गर्म ग्रह हो द्वादशेश तो निश्चित डुबाएगा, सौम्य ग्रह हो तो थोड़ी बहुत हल्के फुल्के लाभ मिल सकते हैं, शिक्षा में बाधा आएगी, मंत्र साधना ऐसे व्यक्ति को नहीं मिलेगी। हालांकि दोनों मोक्ष त्रिकोण हैं, पर फिर भी चूंकि द्वादशेश एक त्रिक भाव का भी स्वामी है, ऐसा व्यक्ति मंत्र याद करने की कोशिश करेगा, याद नहीं होंगे, मंत्र पढ़ने में उसका मन नहीं लगेगा। बुरी स्थिति है, पंचम में द्वादशेश का बैठना अच्छा नहीं है। ये पंचम भाव जो पूर्व जन्मों के संचित पुण्य होते हैं उनका नाश करता है, उनका ह्रास करता है। त्रिक भाव का स्वामी है, इसलिए द्वादश का स्वामी छठे में बैठ जाए तो क्या परिणाम देगा। देखिए, छठा भाव अर्थ त्रिकोण है। जब जब द्वादश का स्वामी पूरी जन्म कुंडली में जब जब किसी अर्थ त्रिकोण में बैठेगा, पैसा कमाने वाले धन के त्रिकोण में, तो आदमी को महाकंजूस बनाएगा, कृपण बनाएगा। छठे में द्वादश भाव का स्वामी बैठना अगर शुभ ग्रह हो द्वादशेश तो ये अच्छा नहीं है। अगर कोई पाप ग्रह हो, कोई गर्म ग्रह हो और वो छठे में बैठ जाए तो ये अच्छा है। कोई भी गर्म ग्रह, मंगल, सूर्य, शनि इत्यादि यदि त्रिक भाव में बैठते हैं, निगेटिव स्थान में बैठते हैं, निगेटिव स्थान की एनर्जी को सोख लेते हैं। दो निगेटिव मिलके एक पॉजिटिव हो जाता है, माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाता है। तो अगर मंगल, शनि या सूर्य जैसा कोई द्वादशेश छठे में बैठ जाए तो रोग, ऋण, शत्रुओं का नाश करेगा, रोगों पर विजय दिलाएगा, कोर्ट कचहरी के मुकदमों में, वाद विवाद में विजय दिलाएगा। शत्रु उससे डरेंगे, ऐसा व्यक्ति शत्रु हंता होगा। लेकिन यही कोई सौम्य ग्रह हो और वो द्वादश में, वो छठे में बैठ जाए, फिर ऐसा व्यक्ति रोग, ऋण, शत्रुओं से आजीवन परेशान रहेगा। कंजूस तो होगा ही, बीमारियां भी बहुत सारी होंगी। ऐसे व्यक्ति के ऊपर झूठे मुकदमे चलेंगे, कोर्ट कचहरी में दौड़ता ही रहेगा, शत्रु उस पर हावी होने का प्रयास करेंगे। छठे में बैठना द्वादशेश का, और अगर द्वादशेश कोई शुभ ग्रह है तो अच्छा नहीं है। अगर कोई पाप ग्रह है, उष्ण ग्रह है, गर्म ग्रह है तो बहुत अच्छा है। आगे बढ़ते हैं सप्तम स्थान की ओर। सप्तम स्थान काम त्रिकोण है, पार्टनरशिप का स्थान है। द्वादश भाव मोक्ष त्रिकोण भी है, भोग का भाव भी है। पूरे जन्म कुंडली में सबसे जो खतरनाक स्थिति बनती है वो सप्तम, अष्टम और दशम में ही बनती है। हर तरह से बुरा है, हर तरह से। गौर से सुनिएगा, जिस जातक या जातिका के सप्तम भाव में द्वादश का स्वामी आके बैठ जाए, सबसे पहले ऐसा जातक महापापी, शराबी, कबाबी, जुआरी, व्यसनी, लंपट, धूर्त, पाखंडी, नीच, दुष्ट, दुनिया की जितनी बुराइयां हैं वो इस व्यक्ति में होंगी। और सबसे बड़ी बुराई कि ऐसा व्यक्ति महाकामी होगा, कई सारी स्त्रियों से शारीरिक संबंध रखेगा, अपनी पत्नी होते हुए भी कई सारी औरतों के साथ सेक्सुअल रिलेशन रखेगा, उसके बिना इसका काम ही नहीं चलने वाला। और चूंकि सप्तम स्थान मुख्य मारक स्थान होता है, ऐसे व्यक्ति की मृत्यु आमतौर पे किसी वेश्या या किसी दुष्ट स्वभाव की नीच, लंपट, धूर्त स्त्री के हाथों शस्त्राघात से होती है। मतलब कोई औरत ही इसको गोली मार दे, चाकू मार दे और उस कारण इसकी जान चली जाए। कंडीशन अप्लाइड है। अगर गर्म ग्रह होगा, मंगल जैसा ग्रह हुआ, तब तो ये 100% ये योग घटित होगा। अगर कोई शुभ ग्रह है, बृहस्पति, बुध, चंद्रमा, शुक्र जैसा, तो जान भले ना जाए लेकिन फिर भी ऐसा आदमी बहुत सारी स्त्रियों के साथ सेक्सुअल रिलेशन रखने वाला,
कई बार डरा धमका करके, कई बार मजबूरी का फ़ायदा उठा के, कई बार लालच दे करके स्त्रियों के साथ संभोग करने वाला होता है। मतलब सबसे जो खराब स्थिति है द्वादशेश सप्तम में। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का स्थान है द्वादश स्थान, 7वां स्थान सेक्सुअल रिलेशन का स्थान है। जब ये दोनों मिल गए तो ये चीज़ बहुत प्रबल हो जाएगी। मारक स्थान है, अगर ऐसा व्यक्ति पार्टनरशिप करता है तो पार्टनर को धोखा देगा, बिजनेस उसका चलेगा नहीं। मतलब समाज में आप जितने नीचे गिरे हुए, जितने दुष्ट व्यक्ति के बारे में कल्पना कर सकते हैं, वो इस प्रकार का व्यक्ति होगा यदि किसी की कुंडली में सप्तम में आपको द्वादश का स्वामी बैठा हुआ दिखाई दे जाए तो। कंडीशन अप्लाइड है, बट फिर भी चाहे पुण्य ग्रह हो या पाप ग्रह हो, स्थिति अच्छी नहीं है। आते हैं अष्टम भाव पे। सप्तम और अष्टम भाव के फलों में कोई विशेष अंतर नहीं है। द्वादश का स्वामी अष्टम में बैठेगा, वैसे तो विपरीत राजयोग बनता है। त्रिक भाव का स्वामी त्रिक भाव में बैठ जाए तो निगेटिव निगेटिव मिलकर प्लस हो जाते हैं। पर फिर भी ऐसे व्यक्ति, चूँकि अष्टम स्थान गुप्त शारीरिक संबंधों का स्थान है, द्वादश भाव घर के बाहर के शारीरिक संबंधों का स्थान है, जब इन दो स्थानों की एनर्जी आपस में मिलेगी तो फिर रिजल्ट वही मिलेंगे। ऐसा आदमी दुर्व्यसनी होगा, कई सारी महिलाओं से गुप्त रूप से शारीरिक संबंध रखेगा। उन शारीरिक संबंधों के कारण समाज में इसका घोर अपमान होगा, बदनामी थू हो जाएगी, कलंक लगेगा, इसकी पारिवारिक जिंदगी खत्म हो जाएगी, पत्नी के द्वारा विशेषकर इसका अपमान होगा, जूते चप्पलों से पीटा भी जा सकता है। ससुराल वाले, ससुर साला, ये लोग इसका अपमान करेंगे, बुरी तरह से अपमानित होगा। जैसे मुझे याद आ रहा है, पटना में एक प्रोफेसर थे मटुकनाथ, बड़े सज्जन व्यक्ति थे, 50 साल के, और उनका अपनी ही एक स्टूडेंट जूली, जो 20, 22, 24 साल की लड़की थी, उससे अफेयर हो गया था। ये नेशनल न्यूज़ थी, ये खबर अखबारों में, टीवी चैनल पे आया था। मटुकनाथ और जूली की हालत ये हुई थी कि उनके मुंह पे काला रंग पोत के और गले में जूते चप्पल की माला पहना के थाने में उनकी पत्नी उनको चप्पलों से मारती है, लड़की को भी और मटुकनाथ को भी। उसके बेटे, उसके साले, ये लोग उसको सरेआम सड़क पे दौड़ा दौड़ा के मारते हैं। कॉलेज के कैंपस में, यूनिवर्सिटी के कैंपस में मारते हैं। स्टूडेंट थू करते हैं। कुछ इस प्रकार के योग बनते हैं जहाँ अवैध शारीरिक संबंधों के कारण, गुप्त शारीरिक संबंधों के कारण भयंकर अपमान, घोर अपमान। इससे ज़्यादा अपमान क्या होगा कि लात जूतों से आप पीटे जा रहे हैं, मुंह काला किया जा रहा है। आयु के लिए यह स्थिति ठीक है, चूँकि त्रिक भाव का स्वामी त्रिक भाव में है तो आयु को बढ़ाएगा, कुछ गुप्त ज्ञान भी देगा, पर ओवरऑल स्थिति अच्छी नहीं है। विशेषकर जब आदमी का मान सम्मान ही नहीं बचा तो फिर उस आदमी के जीवन में रहा क्या। तो ये स्थिति मेरे ख्याल से तो ठीक नहीं है। आते हैं नवम भाव पे। द्वादश का स्वामी नवम भाव में बैठ जाए, यदि शुभ ग्रह होगा, कंडीशन अप्लाइड, तो थोड़ा बहुत धर्म कर्म में रुचि होगी, थोड़ा हो सकता है कुछ पैसा भी जमा हो जाए, थोड़ा पिता का साथ मिल जाए, अल्प मात्रा में, लेकिन है तो वो द्वादश का स्वामी, बुरे स्थान का स्वामी। अगर कोई गर्म ग्रह हो गया तब तो ऐसा आदमी एक नंबर का ढोंगी, पाखंडी, 420 फ्रॉड होगा। धार्मिक संस्था बना करके, ट्रस्ट बना करके, धर्म के नाम पर खूब सारा पैसा जमा करके विदेश भाग जाएगा और विदेश में अय्याशी करेगा। चूँकि नवम स्थान लंबी दूरी की यात्राओं को दिखाता है और द्वादश स्थान घर के बाहर विदेश, तो ऐसा आदमी धर्म के नाम पर एक बड़ी मोटी रकम जुटा लेगा, समाज को बेवकूफ़ बना के, उल्लू बना के, ठग के बहुत सारा पैसा जमा करके विदेश भाग जाएगा और विदेश में ज़िंदगी भर अय्याशी करेगा। एक नंबर का धूर्त, पाखंडी, ढोंगी, लंपट, नीच, दुष्ट प्रकृति का आदमी होता है, जिसका द्वादशेश धर्म में बैठा हो, धर्म स्थान में बैठा हो, और विशेषकर कोई गर्म ग्रह हो। शुभ ग्रह होगा तो ये चीज़ें बहुत कम हो जाएंगी, लेकिन गर्म ग्रह होगा तब तो पूरी तरह से होगा। कंडीशन अप्लाइड है यहाँ भी। दशम का स्वामी कर्म स्थान में, द्वादश का स्वामी कर्म स्थान में, दशम में। अभी तक तो नवम में था, अब द्वादशेश बैठेगा दशम में, कर्म में। क्या परिणाम देगा? सप्तम स्थान से चतुर्थ पड़ता है, 1, 2, 3, 4। विवाहित जीवन का सुख, पति या पत्नी का सुख कर्म स्थान दिखाता है। और द्वादश से द्वादश एकादश पड़ता है। अब यदि द्वादश का स्वामी दशम में बैठ जाए, दो तरह के रिजल्ट देगा। पहला तो यह कि अगर शुभ ग्रह है, सौम्य ग्रह है, तो बुरे परिणामों में कमी रहेगी, बुरे परिणाम बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे।
हाँ, इतना जरूर होगा कि फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होगी। अगर कोई गर्म ग्रह है, पाप ग्रह है, तो फैमिली लाइफ बुरी तरह से डिस्टर्ब होगी और बुरे परिणाम ज़्यादा मिलेंगे। कैसे? द्वादशेष जब भी अपने से एकादश बैठता है लाभ के घर में, मित्र मंडली, नेटवर्क के घर में, तो द्वादश भाव के रिजल्ट को बढ़ाएगा और सप्तम भाव के रिजल्ट को खराब करेगा। सप्तम से चतुर्थ है पति या पत्नी का सुख। ऐसा व्यक्ति जातक या जातिका जिसका द्वादशेष दशम में बैठा हो, अपनी मित्र मंडली में, अपने सर्कल में, अपने नेटवर्क में अवैध शारीरिक संबंध रखेगा। इस कारण उसके पति या पत्नी से उसका भयंकर कलह होगा। फैमिली लाइफ बुरी तरह डिस्टर्ब होगी, पति या पत्नी का सुख समाप्त हो जाएगा, पारिवारिक जीवन तहस नहस हो जाएगा। गुप्त और अवैध शारीरिक संबंध अपने सर्कल में यह आदमी बनाएगा, जो द्वादश भाव का रिजल्ट है, घर के बाहर के शारीरिक संबंध। तो ये स्थिति भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। मैरिड लाइफ को तो बुरी तरह डिस्टर्ब कर देगी। पति या पत्नी से कलह होता ही रहेगा, झगड़े रोज घर में मारपीट होगी, रोज झगड़ा होगा। अब द्वादश का स्वामी एकादश में बैठ जाए, 11th हाउस, पूरी जन्म कुंडली में सबसे अच्छी पोजीशन यही है कि द्वादश का स्वामी अपने से द्वादश चला जाए, अपने से 12वें घर में बैठ जाए। इससे अच्छी स्थिति पूरी कुंडली में कहीं नहीं है। द्वादश भाव के जितने भी बुरे प्रभाव होते हैं, जितने भी निगेटिव इफेक्ट है, उन सब का व्यय हो जाएगा। जो भी निगेटिव एनर्जी है वो अपने से द्वादश चली गई, यानी सारे बुरे प्रभाव खत्म हो गए, अच्छे प्रभाव मिलेंगे। एकादश में अगर द्वादशेष बैठ जाए, ऐसा व्यक्ति दानी, परोपकारी, धर्मात्मा, पुण्यात्मा, समाज में बड़ा प्रतिष्ठित, ख्याति प्राप्त, बड़ा नामी, इज्जतदार आदमी होता है। शरीर कोमल होता है, वाणी मधुर होती है, हर प्रकार के धन धान्य सुख सुविधा से संपूर्ण होता है। मित्र अच्छे होते हैं, कुटुंब परिवार में लोग बड़े प्रतिष्ठित होते हैं, कुटुंब परिवार का सहयोग मिलता है। जितनी अच्छी बातें आप सोच सकते हैं वो सब होंगी। अगर कोई शुभ ग्रह है, सौम्य ग्रह, बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा, बुध, तो ये परिणाम और बढ़िया होंगे और बढ़ जाएंगे। यदि कोई पाप ग्रह है, गर्म ग्रह, तो भी ये परिणाम मिलेंगे। मतलब द्वादशेष एकादश में बैठे तो ये हमेशा ही अच्छा है, बहुत बढ़िया है। अब आते हैं द्वादशेष द्वादश में, अपने ही भाव में बैठ जाए तो क्या परिणाम देगा। फिर से विपरीत राजयोग बनेगा, द्वादश का स्वामी द्वादश में, ये भी अच्छी स्थिति है। एक चीज़ होती है यहाँ पे कि ऐसे व्यक्ति का अपने घर में मन नहीं लगता, या तो पारिवारिक स्थिति उसकी खराब हो, या फिर वो व्यक्ति ही थोड़ा सा घूमने वाला हो, घर के बाहर धार्मिक स्थलों की यात्रा करने वाला, मोक्ष प्राप्ति की तलाश में जाने वाला, या फिर किसी शांत सुरम्य वातावरण में रहने वाला, शहर की भीड़ भाड़, चकाचौंध, शोर शराबे की ज़िंदगी से दूर एक शांत वातावरण में, प्राकृतिक वातावरण में जीने वाला आदमी होता है। दानी होता है, परोपकारी होता है, व्यय करता है अच्छे चीज़ों में, दान पुण्य करता रहता है। द्वादशेष द्वादश में बैठे अच्छी स्थिति है। आज का वीडियो यहीं समाप्त करेंगे, कुछ उदाहरण कुंडलियों पर चर्चा करने के बाद। और जैसा कि मैंने आपको बताया, कल मैं कुछ छोटी लेकिन अहम जानकारियां दूंगा, परसों उपाय बताऊंगा, और उसके बाद फिर हम एक नई श्रृंखला प्रारंभ करेंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी कुछ उदाहरण कुंडलियों पर नज़र डाल लेते हैं। पहली कुंडली है धनु लगन की, द्वादशेष है मंगल, वृश्चिक राशि है द्वादश में, और मंगल द्वादश में ही विराजमान है। ये हमारे ही शहर के एक व्यक्ति की कुंडली है। ये व्यक्ति, आप देखेंगे मंगल की दृष्टि, चतुर्थ दृष्टि जा रही है तृतीय पे, पराक्रम पुरुषार्थ साहस के भाव पे, साहसी पुरुषार्थी पराक्रमी व्यक्ति है। सप्तम दृष्टि जा रही है रोग ऋण शत्रु के भाव पे, रोग ऋण शत्रुओं का नाश करने में पूर्णतया सक्षम है। अष्टम दृष्टि जा रही है विवाहित जीवन के स्थान पे, जो कि बुध का घर है, बुध मंगल का शत्रु है। इनकी विवाहित जीवन की स्थिति कुछ अच्छी नहीं है। ये व्यक्ति अपने घर से दूर फार्म हाउस पे रहते हैं, जहाँ ये ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग से भी जुड़ा हुआ हूँ, और जब मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए किसानों से मिल रहा था तो इनसे मेरी मुलाकात हुई थी। बाद में परिचय बढ़ा तो फिर इनको जब पता चला कि मुझे ज्योतिष का भी ज्ञान है, फिर इन्होंने अपनी बनी बनाई कुंडली दिखाई। तो मैंने इनको बताया कि इनकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब है, बातें सही निकली। ये व्यक्ति घर से ज़्यादा अपने फार्म हाउस में रहते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ध्यान देते हैं, और अच्छा चलता है इनका।
यहाँ पे द्वादशेष द्वादश में बैठा हुआ है, अपने घर में बैठा हुआ है, विपरीत राजयोग बना रहा है। मंगल है धन का जमीन का, भूमि का कारक है। मंगल भूमि पुत्र है भौम, तो जमीन से इनको लाभ है। प्रॉपर्टी इनके पास बहुत है, उसी प्रॉपर्टी का एक हिस्से में इन्होंने फार्म हाउस बनाया हुआ है और ऑर्गेनिक फार्मिंग में इनका इंटरेस्ट है। बाकी की ग्रह स्थिति अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, केवल द्वादशेष की चर्चा। ठीक है, दूसरी कुंडली देखेंगे। कुंभ लगन की कुंडली है। द्वादश का स्वामी और लगन का स्वामी एक ही ग्रह है, शनि। अब ऐसे में पराशर ऋषि का जो सिद्धांत है, लग्नेश को द्वादशेष का दोष नहीं लगता है। तो द्वादश भाव में बैठा हुआ शनि, यहाँ मैंने दो स्थितियाँ बनाई हैं कि अगर कुंभ लगन की कुंडली हो, द्वादश में मकर राशि है, अगर शनि द्वादश में ही बैठ जाए तो क्या परिणाम देगा, और अगर शनि लग्न में बैठ जाए तो क्या परिणाम देगा। तो द्वादश में बैठा हुआ शनि यहाँ बुरे परिणाम नहीं देगा, क्योंकि लग्नेश को द्वादशेष का दोष नहीं लगता है। तो द्वादश में बैठा हुआ शनि एक तो अपनी राशि में है, जहाँ जहाँ देखेगा 3, 7, 10 शनि की 3 दृष्टियाँ होती हैं। पहली उसकी तीसरी दृष्टि आ रही है, द्वितीय स्थान पे धन जमा होगा। सप्तम दृष्टि आ रही है रोग ऋण शत्रु के स्थान पे, छठे भाव पे रोग ऋण शत्रुओं का नाश होगा। और उसकी दशम दृष्टि आ रही है भाग्य स्थान पे, भाग्य की वृद्धि होगी। यानी द्वादशेष होकर भी शनि यहाँ बुरा परिणाम नहीं देगा। अब इसी स्थिति को उलट देते हैं, अगर शनि लग्न में बैठ जाए तब क्या होगा। इस स्थिति में शनि शश नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाएगा। कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि भी होती है, उसमें बैठा हुआ शनि, लग्न में बैठा हुआ शनि शश नाम का पंच महापुरुष योग बनाएगा। द्वादश का कोई बुरा प्रभाव नहीं मिलेगा, बल्कि लग्न के अच्छे परिणाम मिलेंगे। लग्नेश हो गया शनि, पंच महापुरुष योग बना दिया, तो ये अच्छे रिजल्ट देगा। 3, 7, 10 दृष्टियां, शनि की तीसरी दृष्टि तृतीय पराक्रम पुरुषार्थ साहस के भाव पे जाएगी। पराक्रम पुरुषार्थ साहस बढ़ा हुआ रहेगा इस व्यक्ति का। सप्तम दृष्टि जाएगी इसके पारिवारिक जीवन पे, सप्तम स्थान पे। मेरे विचार से पारिवारिक जीवन पे सप्तम दृष्टि जाना थोड़ा अच्छा नहीं है। चाहे कितना भी पंच महापुरुष योग बने, चाहे कितने भी अच्छे योग बने, यदि सप्तम को शनि सूर्य मंगल जैसा कोई पाप ग्रह देखे तो मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं सेपरेशन लाता है, पृथकता लाता है। वो एक अलग मैटर है, उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। दशम दृष्टि इसकी जाएगी कर्म स्थान पे, कर्म को बढ़ा देगा। तो ये एक अपवाद कुंडली है जहाँ द्वादश का स्वामी चाहे किसी भी भाव में बैठे, इस कुंडली के किसी भी भाव में बैठता, बुरा परिणाम नहीं देता, क्योंकि वो लग्न का भी स्वामी है। मैंने 2 उदाहरण दिए। मान लीजिए शनि छठे में बैठ जाए, दशम में बैठ जाए, चतुर्थ में बैठ जाए, बुरा परिणाम नहीं देगा आमतौर पे। चलिए 2 और उदाहरण कुंडलियां देखते हैं और उसके बाद वीडियो समाप्त करते हैं। ये तीसरी कुंडली तुला लगन की है। ये और एक अपवाद है। यहाँ द्वादश का स्वामी होता है बुध, लेकिन बुध यहाँ बुरे परिणाम नहीं देगा। क्यों? क्योंकि बुध एक और भाव, नवम भाव, धर्म त्रिकोण का भी स्वामी है। तो धर्म त्रिकोण का स्वामी होने के कारण, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव स्थान का स्वामी होने के कारण पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा, निगेटिव रिजल्ट नहीं देगा। तो ये भी एक अपवाद है। अब तीसरा एक्सेप्शन, तीसरा अपवाद देख लीजिए। मिथुन लगन की कुंडली है। द्वादश का स्वामी होता है शुक्र, वृष राशि है द्वादश में, और शुक्र इस कुंडली में पंचम का भी स्वामी होता है, तुला राशि है पंचम में। यहाँ भी स्थिति वही होगी। ये धर्म त्रिकोण है, पंचम स्थान। तो पंचम स्थान का स्वामी एक शुभ स्थान का स्वामी होने के कारण शुक्र इस कुंडली में, मिथुन लगन की कुंडली में बुरे परिणाम नहीं देगा। भले वो द्वादशेष है, बुरे परिणाम नहीं देगा। तुला लगन की कुंडली में भले बुध द्वादशेष है, कन्या राशि है, पर बुरे परिणाम नहीं देगा। कुंभ लगन की कुंडली में भले शनि द्वादशेष है, पर लग्नेश भी है, बुरे परिणाम नहीं देगा। तो आशा है अब आप द्वादश भाव को अच्छी तरह समझ गए होंगे। आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।